व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर सब बच्चों को? जी सर। चलें जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला टॉपिक है आज। सबसे पहले तो आपने कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है और ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है भला, जूल। एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब एनर्जी का एक यूनिट हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें दूसरे यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ी है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। याद रखिएगा, जूल एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है। तो सम टाइम एनर्जी के अंदर चेंज इतना स्मॉल आता है कि हम उस स्मॉल चेंज एनर्जी को जूल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उस स्मॉल चेंज ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए हम जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपने क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस तरह आपको पता है कि जूल जो है उसको हम जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जहाँ यहाँ पे मैं दो तीन पॉइंट्स लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब जो इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये पहला पॉइंट है हमारे पास। सेकंड नंबर पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड विद ई, और ये कैपिटल वी लिखा रहता है, ये इसका सिंबल है। थर्ड नंबर पे अब एनर्जी का एक यूनिट हमने जूल पढ़ा हुआ है और इसका दूसरा यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली दो यूनिट्स हैं तो इन दोनों यूनिट्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। तो हम ये जो रिलेशन है इसको हमने बेसिकली ड्राइव भी करना है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये रिलेशन लिख रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसके बराबर होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ये पावर है इसकी, यहाँ पे लिखी नहीं जाती तो ये जूल में होती है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है, इसको हम ईवी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने से पहले यहाँ पर मैं एक आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, क्योंकि हमने पहले भी जब एग्जाम्पल्स कोट की हैं तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड को आसानी के साथ समझ लेते हैं। इसी तरह आज भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन से पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से डेफिनेशन जो है वो आसानी से समझते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ की सरफेस है। अब आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पर पड़ा होता है तो अर्थ क्या करती है, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं
कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड सेंटर खींचती है। तो आपको पता है कि अभी ये बॉडी यहां पर पड़ी है, तो इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 0 जूल, क्योंकि बॉडी अर्थ सरफेस पर पड़ी है। तो जब बॉडी अर्थ सरफेस पर पड़ी होती है तो इसमें एनर्जी 0 जूल होती है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 0 के बराबर है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को mgh वाले फार्मूले से अगर कैलकुलेट करें तो h की जगह 0 आएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को हाइट तक लेके जाना है। तो मैं इसको हाइट तक लेके जाता हूं, इसको मैं यहां ले जाता हूं। अब आपको ये बात क्लियर है कि यहां से बॉडी को यहां मूव करवाया है। तो मूव करवाने के लिए हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाई है। वो जो फोर्स लगाई है वो फोर्स क्या है, बेसिकली ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी अगेंस्ट है। यानी अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड में खींचती है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगा के बॉडी को कुछ हाइट पर ले गए हैं। अब अगर मैं बॉडी को यहाँ पे छोड़ूं तो ये बॉडी यहाँ पर स्टे नहीं करेगी, ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, क्योंकि पहले इसकी पोजीशन ये वाली थी, अब इसकी पोजीशन ये वाली है, तो पोजीशन में चेंज आने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन हम ग्रेविटेशनल फील्ड में कर रहे हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो बन जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाएं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इसी एग्जांपल को समझते हुए मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बनानी है और उसकी भी एग्जांपल जो है वो कोट करवानी है। उसके लिए मैं यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स ले रहा हूं। एक ये वाली पैरेलल प्लेट है, इसका नाम हम रख देते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है। और एक हम दूसरी प्लेट यहां पे लेते हैं, ये हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगी, वो भी हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड वाली डायग्राम को भी आपने साथ साथ जहन में रखना है। यहां पे मैं एक टेस्ट चार्ज जो है वो ड्रा कर लेता हूं। जिस तरह इनिशियली ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये अर्थ की सरफेस पर पड़ा है, तो इसके अंदर 0 जूल एनर्जी है। सिमिलरली आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज जो है ये पॉजिटिव प्लेट पर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, चलिए इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव प्लेट के साथ चिपका हुआ है।
तो पॉजिटिव प्लेट के साथ चिपका होने का मतलब है कि ये डाउनवर्ड में अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस तरह ये वाली अट्रैक्टिव फोर्स है। इसको चलिए हम ड्रा करते हैं। इधर पॉजिटिव प्लेट जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो मैंने अभी आपको बात बताई है, जब भी आप अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के बॉडी को हाइट पर लेके जाएंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करना है और इसको अपवर्ड में लेके जाना है। तो इसको मैं ले जाता हूं इधर, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है अपवर्ड में, यानी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई है जो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट है। इसका मतलब है जब भी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाई जाए तो उस बॉडी के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये पोजीशन में चेंज होने की वजह से आई है। अब यहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे, तो इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर थी उस एनर्जी को हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था। ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अपवर्ड में फोर्स लगा के बॉडी को यहां तक मूव करवाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन में भी एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, उस एनर्जी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो हमने ये बात पढ़ ली है, हमें पता चल गया कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो आपने आज टॉपिक डिस्कस करना है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा। तो डेफिनेटली याद रखिएगा, एनर्जी की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट हो। तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उस एनर्जी को हम कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो या तो ये एनर्जी को गेन करता है या ये एनर्जी को लॉस करता है। गेन कब करेगा और लॉस कब करेगा ये भी सुन लें। देखो, इनिशियली इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ पॉजिटिव प्लेट पर, तो हम छोड़ दें, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो ये यहां रहेगा। अपनी माइक म्यूट करें भाई। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाई और इसको मैं यहां तक ले गया। अब मैं अगर इसको यहां पर छोड़ता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर स्टिल नहीं रहता, ये खुद ब खुद डाउनवर्ड में मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव करवाया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन कर लिया। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा अपने अपने माइक म्यूट रखा करें। इसके अगर अच्छा भाई सुनिएगा, अब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले लेता हूं। पहले हमने पॉजिटिव प्लेट पे लिया था, तो उसको जब नेगेटिव प्लेट की तरफ लेकर आते हैं तो उसने एनर्जी को गेन किया। अब मैं इसको डाउनवर्ड में मूव करवाता हूं, डाउनवर्ड में इधर,
जब मैं इसको डाउनवर्ड में मूव करवा के यहां ले जाकर छोड़ूंगा तो छोड़ने पर ये वापस नहीं जाएगा। वापस नहीं जाने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसने एनर्जी को लॉस किया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो या तो वो एनर्जी को गेन करता है या वो एनर्जी को लॉस करता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अगर ये दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट हो तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो या तो एनर्जी को गेन करेगा या लॉस करेगा, और वो एनर्जी जितनी गेन करता है या लॉस करता है उसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं, फिर बाद में हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। It can be defined as the amount of energy acquired or lost by an electron as it traverses का मतलब होता है आगे पीछे ऊपर या नीचे की तरफ मूव करना, through a potential difference of 1 volt। तो ये डेफिनेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब हम इसकी डेरिवेशन करने लगे हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको बात बताई है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट से इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और हमें पता है, हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला पिछले टॉपिक्स में ड्राइव किया हुआ है। उसको हम क्या लिखते होते हैं? डेल्टा यू, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके बराबर होता है? क्यू, और साथ में डेल्टा वी हम इसको लिखेंगे। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू जो है ये चार्ज है जिसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, और डेल्टा यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है। अब एक बात याद रखें, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टिल है तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये खुद ब खुद डाउनवर्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। तो पहले इसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी है, जब ये मूव करेगा तो फिर वो पोजीशन जो है वो मूवमेंट में आ जाएगी, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ charge particle is allowed to move, then this change in potential energy appears as change in kinetic energy। तो हम इसको मैथमेटिकली फिर क्या लिख सकते हैं? हम इसको यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? वही फार्मूला ऊपर वाला, Q डेल्टा V। अब याद रखें, मैंने आपको पहले बात बताई है कि जो डेल्टा V है ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 वोल्ट के बराबर है। तो डेल्टा V को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1 वोल्ट। और ये जो Q है ये चार्ज है, यहाँ पर हमने Q चार्ज किसको नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन को। तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? इसको हम E के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं।
तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू जो आपने पीछे पड़ी हुई है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है। ये -19 पावर है, यहाँ पर पावर लिखी नहीं जाती इसलिए आपको इस तरह नजर आ रही है। तो फिर हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर Q की भी वैल्यू लगा दें, डेल्टा V की भी वैल्यू लगा दें, तो क्या बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 वोल्ट। अब याद रखिएगा ये जो कूलम और वोल्ट है ना, कूलम और वोल्ट बेसिकली किसके बराबर होता है, ये जॉल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, जॉल के बराबर बन जाता है। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसको हम 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जॉल जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूं, this amount of energy equal to 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो शार्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बात बताई है कि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या होता है। तो इस पूरे टॉपिक में अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर मैंने नेक्स्ट आपको एक टॉपिक छोटा सा और करवाना है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो फोर्सेस हैं और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन हमने करना है। कुछ हमने इनकी सिमिलैरिटीज पढ़नी है और कुछ हमने इनकी डिसिमिलैरिटीज जो है ना वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वन बाय वन हम रीड कर लेते हैं। आपको पता है कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होती है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स में यानी ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसमें फोर्स किसके बराबर होती है, कैपिटल G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो K है ये कूलम्स कांस्टेंट होता है, ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो K की वैल्यू है ये बहुत बड़ी है और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है ये बहुत छोटी है। तो इसीलिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज मच लार्जर, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज मच स्मॉलर। अब देखें ये जो पहला पॉइंट है इसमें फोर्स जो है वो K के प्रोपोर्शनल है और इधर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। तो K की कीमत लार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। यहाँ पर G की वैल्यू स्मॉल है, तो जब G की वैल्यू स्मॉल है तो F की वैल्यू भी स्मॉल होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीकर फोर्स है। तो थर्ड वाला पॉइंट यही लिखा हुआ है, इट इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स, और इधर क्या है, इट इज अ वीकर फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकर फोर्स होती है और जो कूलम्स फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अब आपको पता है ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो रिपेल नहीं करती। लेकिन जो चार्जेस की फोर्स होती है जिसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं वो अट्रैक्टिव भी होती है और वो रिपल्सिव भी होती है। उसके बाद पांचवें नंबर पर क्या है कि जो हमारे पास कूलम्स फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो फैली होती है। अब आपको पता है जब हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम हो
तो फिर दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू कुछ और आती है। अगर आप लोग उन दोनों के दरमियान कोई मीडियम चेंज कर दें तो मीडियम चेंज करने से फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कूलम्ब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में पड़े हों। फिर आप जैसे जैसे उन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम प्लेस करते जाएंगे तो उसकी फोर्स जो है वो कम होती जाती है। इसलिए लिखा हुआ है कि कूलम्ब फोर्स जो है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब आप लोग दो बॉडीज के दरमियान, अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मर्जी रख दें, मीडियम को चेंज करने से ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। 7वें नंबर पर कूलम्ब फोर्स में लिखा हुआ है इट कैन बी शील्डेड। शील्डेड का मतलब है कि आप लोग कोई मीडियम ऐसा रख दें दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स को कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चूंकि मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए मीडियम को प्लेस करें ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान भी या ना करें तो उसकी फोर्स के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी शील्डेड। तो ये जो अभी मैंने 7 डिसिमिलैरिटीज पढ़ी हैं, मतलब ये चीजें आपस में मैच नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स की और कूलम्ब फोर्स की। अब 3 यहाँ पर सिमिलैरिटीज हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोथ ऑफ देम आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। वो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में हमने वर्क डन को फाइंड किया था पाथ 1 पे, फिर पाथ 2 पे, फिर पाथ 3 पे। तो हर पाथ के अलॉन्ग जो वर्क डन है उसकी वैल्यू सेम आई थी। तो हमने कहा था कि वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो उस फील्ड को हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ पर भी वही है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, आपने पढ़ा है कि कूलम्ब फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ दोनों फोर्सेस जो हैं, दोनों जो लॉ हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और थर्ड जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, बोथ अबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज का जो टॉपिक है वो यहां तक ही है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू किसके बराबर है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरे नंबर पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कूलम्ब फोर्स के साथ कंपेयर किया है कि दोनों फोर्स आपस में किस तरह एक दूसरे से मिलती हैं और किस तरह इन दोनों में आपस में डिफरेंस है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहां तक ही है। आज वाले टॉपिक में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर जो है वो स्टॉप करने लगा हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन में एक वर्ड है ट्रेवर्सिस का मतलब बता दें।